सभी का हार्दिक अभिनंदन। चंद्रशेखर आज़ाद, वो चंद्रशेखर तिवारी से चंद्रशेखर आज़ाद कैसे बने, ये कल के एपिसोड में हमने देखा। उनकी अभी तक की यात्रा कहाँ पहुँची थी, कैसे वो हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के सदस्य बने, मनमथनाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी के साथ भी संबंध आ गए। ये बनारस में उनका ये सब चल ही रहा था। आगे चलकर क्या होता है कि एक बात ध्यान में रखने वाली है, काकोरी ट्रेन डकैती में मुख्य रोल होने के बाद भी उसके नेता तो रामप्रसाद बिस्मिल थे, लेकिन उस पूरी घटना में, प्लानिंग में, एक्शन में चंद्रशेखर का रोल कोई कम नहीं था। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी चंद्रशेखर की। उस कांड में कई लोग पकड़े गए थे, कईयों की गिरफ्तारी होके बंदी बने हुए थे, कईयों की सजा सुना चुके थे, कईयों को फांसी, कईयों को काला पानी और आजीवन कारावास सशक्त दंड के साथ, ये सब हो चुका था। पर चंद्रशेखर अभी तक हाथ नहीं आए थे। चंद्रशेखर की पहचान नहीं हो पाई थी। रामप्रसाद बिस्मिल तो इनको, चंद्रशेखर आजाद को क्विक सिल्वर पारा इस नाम से जानते थे, इस नाम से बुलाते थे, इनको पुकारा जाता था। अब कईयों को सब कुछ हो जाने के बाद भी जब ये नहीं पकड़े गए, लेकिन इनको लगा कि बनारस में हलचल शुरू हो गई है पुलिस की। बनारस केंद्र था, वहां तो हलचल थी। ये असहयोग आंदोलन में भी बनारस से में ही थे, शिक्षा भी वहीं पर हुई आकर के, संस्कृत विद्यापीठ में, वहीं से क्रांतिकारी गतिविधियां भी, असहयोग आंदोलन और आगे आगे आगे। और अब बनारस से इनको लगा कि मुझे कहीं बाहर जाना चाहिए, तो इन्होंने अपना केंद्र झांसी शिफ्ट कर लिया। अपनी गतिविधियों का केंद्र झांसी बना लिया। झांसी में दो बातें बड़ी मजेदार थी। एक तो अत्यंत प्रेरक, वहां एक मास्टर रुद्र नारायण सिंह थे, जिनके संरक्षण में ये काम करने लग पड़े। उनके संरक्षण में कुछ और क्रांतिकारी भी। मैंने मास्टर सूर्य सेन का आपका एक एपिसोड अलग से दिया है, बंगाल के कलकत्ता और ढाका से किस प्रकार के उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थी बने, आगे बढ़े और क्रांतिकारी बने। उनको कितना घोर दंड मिला, भयंकर दंड मिला। वो मास्टर सूर्य सेन का नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में उन शहीदों के साथ खड़ा दिखता है, मिलता है। लेकिन ये मास्टर रुद्र नारायण सिंह को तो मैं भी नहीं जानता था। जब ये पढ़ने लगा, देखने लगा, आगे बढ़ने लगा, तो बहुत बड़ा पर्दे के पीछे मास्टर हैं, अध्यापक हैं, पर्दे के पीछे सबके सामने एक अच्छे अपने सब्जेक्ट में भी अच्छे, व्यवहार में भी अच्छे, और क्लास में देशभक्ति के विचार होते थे, लेकिन क्रांतिकारी बनने की प्रेरणा या वायलेंट होने की प्रेरणा, वायलेंस के साथ जुड़ने की प्रेरणा, ऐसा कुछ भी वो नहीं करते थे। इसलिए सबकी नजरों में अच्छे हैं, सज्जन हैं, योग्य हैं, इस प्रकार का एक भाव, एक इम्प्रेशन इनके प्रति था। लेकिन असल में चंद्रशेखर जैसा महान क्रांतिकारी भी जिनके संरक्षण में काम कर रहा था, वो मास्टर रुद्र नारायण सिंह क्या होंगे, हम आने वाले समय में उनके ऊपर एक एपिसोड करेंगे, उनको जानेंगे। एक और मजेदार बात झांसी में जो हुई, ये श्रीमान जी हमारे चंद्रशेखर आजाद, ये भी कमाल के व्यवहार कुशल थे, कमाल का इनका बुद्धि कौशल था, और कहना चाहिए कि अच्छे एक्टर थे, अच्छे एक्टर भी थे, क्रांतिकारी तो थे ही थे वो। कैसे? झांसी में ये सब काम करते हुए पुलिस थाने में जाकर के पुलिस वालों के साथ गपशप कराया करते थे।
हंसना खेलना, खुली बात करना, अपनी पहलवानी की चर्चा करना है भाई कोई। बस ऐसे ही एक अल्लड़ सा लोगों को, पुलिस वालों को मिले कि यार मस्त आदमी है ये कितना बड़ा क्रांतिकारी है, ये उनको नहीं पता। और झांसी की इन 2 बातों के बाद हम बढ़ते हैं आगे। झांसी में भी लगा के हलचल पुलिस की बढ़ गई है। ककोरी के बाद कई कुछ हो रहा था, स्वाभाविक था। गतिविधियां क्रांतिकारियों की भी बड़ी थी। अंग्रेज भी अलर्ट हो गए थे, वो आगे ऐसी कोई घटना ना हो ऐसा सोचते थे और ऐसा करना चाहते थे, ऐसा दिखना चाहते थे। उसी से इनको लगा कि झांसी में अब पुलिस की हलचल का मतलब है कि मुझे पहले बनारस छोड़ा, अब झांसी छोड़ना जरूरी हो गया है। साथ में ही झांसी के पास लगे एक ओरछा राज्य, ओरछा राज्य की सतार नदी के किनारे एक कुटिया बनाकर ब्रह्मचारी बनकर रहने लगे। आराम करने नहीं गए थे वहां पर, डर से पलायनवादी होकर के वहां कोई अध्यात्म में बड़े वो हो गए हैं कि बस 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 अब तो हम राम राम ही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। अरे राम तो चलेगा ही, वो तो 24 घंटे चलेगा। लेकिन वहां जाने का पर्पस क्या था? आत्मचिंतन करना और क्रांतिकारी गतिविधियों को विस्तार देना, और अभी तक जो कहां कहां क्या क्या कमी रह गई उस सबका विश्लेषण करना, आत्मचिंतन करना, आत्मनिरीक्षण करना। और वहां ब्रह्मचारी के रूप में रहते हुए और भोजन भजन का एक इम्प्रेशन देते हुए कोई महात्मा आए हैं, बहुत दुनियादारी से उनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो तो दुनियादारी से ही ले दे रहे थे। वहां बैठ करके उन्होंने एक क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया, एक नया क्रांतिकारी संगठन बनाया। स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कई क्रांतिकारियों को यहाँ सतार नदी के किनारे अपनी कुटिया में ब्रह्मचारी बनकर संबंध बनाए रखा, उनके साथ संबंध बराबर बनाए रखा। और इसी में से साथियों के साथ मिलकर के आया कि अब आपको एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जिसको आप चला सके। तो चंद्रशेखर आजाद ने एक जो संगठन बनाया उसका नाम रखा हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना। और साथियों ने इनको कमांडर इन चीफ बना दिया, चीफ कमांडर हिंदुस्तान समाजवादी ये प्रजातंत्र सेना का चीफ जब साथियों ने बना दिया और गतिविधि और आगे बढ़ी। सरदार भगत सिंह भी पंजाब के इनके साथ जुड़ गए और सरदार भगत सिंह हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना का सदस्य बन गए। इससे क्या हुआ? कार्य का विस्तार हो गया, क्रांतिकारी गतिविधियों का कार्यक्षेत्र बढ़ गया। उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब, और पंजाब भव्य पंजाब जो आजकल पाकिस्तान में है, और ये पंजाब हरियाणा हिमाचल भी इसी पंजाब में थे। बहुत बड़ा पंजाब था, दिल्ली से पहले सारा पंजाब था। एक दो बड़े प्रदेश चंद्रशेखर की हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी प्रजातंत्र सेना के सदस्य और बढ़ने लगे, बात आगे बढ़ने लगी। ये सब चल रहा था। इसी बीच में क्या होता है, अंग्रेजों को लगा कि उनको अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाना है, उनको अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाना है। तो फिर क्या किया जाए? उन्होंने एक कमीशन भारत में भेजा, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग बनाकर भारत में भेजा। भारत में वो घूम घूम के पता करेगा कि हमको किस किस क्षेत्र में कैसे कैसे और कानून बना करके और अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, जो अभी तक हमारे प्रभाव क्षेत्र में नहीं है।
ऐसे कुछ लंबा चौड़ा एक लिस्ट लेकर के वो आए थे। साइमन कमीशन के संबंध में मैंने लाला लाजपत राय के साथ जब आपसे सामने लाया था तो सारी बातें उसके अंदर मैंने बताई थी। अब ये साइमन कमीशन भारत में अपने काम करने के लिए आ गए। पहला जो लाहौर के अंदर हुआ था, जो लाला लाजपत राय के साथ हुआ था, उसमें चंद्रशेखर ने क्या किया था, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या किया था। उसके बाद हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ मिस्टर सान्याल ने कैसे बनाया था और राम प्रसाद बिस्मिल ने उसको सक्रियता के साथ आगे कैसे बढ़ाया था, वो सारे ही कारण बने थे ककोरी डकैती कांड के। चंद्रशेखर उसमें भी प्रमुख भूमिका में और 20 जगह प्रमुख भूमिका में होते हुए भी 2 बार ये बड़ी बड़ी सजाएं, असहयोग आंदोलन में भी और एक जगह एक और भी स्थान पर इन्होंने 2 स्थानों के ऊपर दोनों बार बैत की सजा, दोनों बार शरीर को छिलवा दिया, उफ तक ने की और अभी चले हुए हैं। पुलिस से बचते हुए, अपने संगठन का विस्तार करते हुए, अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाते हुए, भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अनेक हैंड्स चाहिए, बहुत हाथ चाहिए, पैसा चाहिए, धन संग्रह चाहिए। और धन संग्रह के कारण किसके लिए? शस्त्र संग्रह के लिए। और ककोरी से पहले ये ककोरी का पैसा कहाँ लगेगा वो मैंने बताया। कैसे जर्मन से 50 माउजर आए, कैसे कलकत्ता के पोर्ट के एक एकांत में लेकर के क्रांतिकारियों को वो बांटे गए। देश विदेश के अंदर क्रांतिकारी घटनाएं भी बढ़ रही थी। विदेशों में रह रहे भारतीय लोगों को सजग करने के लिए, जागरूक करने के लिए रास बिहारी बोस, श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर, ऐसे कई लोग, बहुत सारे लोगों के जीवन आपके सामने रखते रखते मैंने वो सारी बातें आपके सामने रखी हैं। आज हम चंद्रशेखर की यात्रा को यहाँ तक पहुँचा सके हैं। आगे की यात्रा जब हम कल करेंगे तो देखेंगे इस महान क्रांतिकारी ने, इस श्रेष्ठ क्रांतिकारी ने, इस कमाल के क्रांतिकारी ने, मैं आज़ाद था, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद रहूँगा, ये समय आने से पहले, उसके पहले की घटनाएं मैं आपके सामने रखता जाऊँगा। मेरा कहने का केवल इतना ही भाव है कि एक नहीं अनेक, अनगिनत वो अज्ञात हो गए। उनको कहीं सामने नहीं लाया गया, कहीं पढ़ाया नहीं गया, कहीं दिखाया नहीं गया, कहीं उनके चित्र नहीं बने, कहीं उनके चित्रों पर माला नहीं डाली गई। अरे उन कुर्बान होने वाले शहीदों ने नहीं सोचा था कि हमारे चित्रों पर मालें डालेंगे लोग, इसलिए हम माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए स्वयं कट रहे हैं। ऐसा नहीं था। लेकिन कौम का भी कोई फर्ज होता है कि नहीं होता? समाज का भी कोई फर्ज होता है कि नहीं होता? ऐसे महापुरुषों को, ऐसे वीरों को, ऐसे मौन तपस्वियों को, ऐसे नीम के पत्थरों को जिनके ऊपर स्वतंत्रता रूपी महल खड़ा हुआ, जिनके कारण स्वतंत्रता आई, वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक, अभी तक मैं लगभग 144-45 के आसपास आपके सामने वीडियोस ला चुका हूँ। उसमें से 130 के आसपास मैंने जो क्रांतिकारी आपके सामने रखे हैं, उनमें से 120 ऐसे हैं जिनका कोई दूर दूर तक भी किसी को नाम नहीं पता, और जो 5-7 का जिनका पता भी है नाम, उनके बारे में भी कुछ नहीं पता, क्योंकि कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता। मैं ये संकल्प लेकर चला हूँ कि मैं सिंध के राजा दाहिर से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक ऐसी 500-700-800 आत्माएं, हुतात्माएं, ऐसे वीर, ऐसे शूरवीर, ऐसे शहीद, ऐसे वो लोग जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, देश की आन बान शान के लिए
भारत माँ के पवित्र शरीर पर कोई विदेशी विधर्मी आकर के नंगा नाच रहा है तो उसको काटने के लिए कहीं कहीं काटते काटते खुद कट गए तो कोई बात नहीं। आजादी, ये गुलामी ऐसे नहीं आ गई कि वो आ गए और हमने कहा ठीक है हम गुलाम हो गए। बराबर संघर्ष हुआ, देश के हर कोने में हुआ। देश के हर कोने में जो संघर्ष हुए और उनमें काम आने वाले शूर हुए जिनको इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। और अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इन शूरवीरों को, इन शहीदों को, इन महान पुरुषों को, इनका ऋण है हमारे ऊपर। ऐसी विभूतियों को स्मरण करने का मेरा संकल्प आगे बढ़ता रहेगा आपके सहयोग से। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।